Hello everyone. Today we are here to study our chapter 6 from class 10th English Footprints Without Feet book, and the title of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So student, the making of a scientist is all about Richard Albright. He was a scientist and he was very fascinated for butterflies, and this fascination had opened the world of science for him. So how he become a scientist, and how like his interest in butterflies made him helped him to become a famous scientist. In this chapter we are going to study all about that. Okay, so let's continue with the chapter. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. तो बोले कि एक 22 ईयर का एक 22 ईयर की एज में एक ऐसे लड़के ने, मतलब जो कि पहले क्या रह चुका है, स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट ऑफ द ईयर मतलब जैसे जो वो होते हैं ना बेटा, स्कूल्स में एनसीसी वगैरह में पार्टिसिपेट्स करते हैं, तो वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुके हैं पहले. ऐसे पर्सन ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड को पूरा एक्साइट कर दिया विद अ न्यू थ्योरी, अपनी एक नई थ्योरी थी. और उनकी थ्योरी क्या थी? हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स है वो कैसे वर्क करते हैं. सेल्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी के, उनकी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल. आई होप यू ऑल मस्ट बी स्टडिंग दिस सेल्स इन योर बायोलॉजी बुक्स. सो सेल्स वही होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. तो वो उसकी मतलब वो कैसे वर्क करता है, उसकी जो थ्योरी है उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को बिल्कुल हिला दिया. और ये किसने किया? एक 22 ईयर के बॉय ने, रिचर्ड एच एब्राइट. और उसका नाम क्या था? रिचर्ड एच एब्राइट. एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड एच एब्राइट और उनका जो कॉलेज का रूममेट था, उन दोनों ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल में. और वो आर्टिकल किस में पब्लिश हुआ था? एक प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस करके एक मैगजीन टाइप होती है, उसमें पब्लिश हुआ था इनका आर्टिकल. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. पहली बार ऐसा हुआ था कि जो साइंटिफिक मैगजीन है इतनी इम्पॉर्टेंट, इसने कभी पब्लिश किया था कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल. मतलब ये बहुत ही फेमस और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट के आर्टिकल्स पब्लिश करती थी. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के आर्टिकल को पब्लिश किया. मतलब इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. तो ये जो अचीवमेंट है, ज़्यादातर मतलब जो राइटर है वो कैसे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो बिग लीग्स होती हैं, लीग्स क्या होती हैं? जिसमें जैसे टीम्स जो होती हैं दूसरी टीम्स के लिए प्ले करती है, उनके अगेंस्ट खेलती है ना. तो वो जो लीग्स खेले, मतलब स्पोर्ट्स में अगर एक 15 ईयर की एज में कोई लीग खेल रहा है, उतनी बड़ी अचीवमेंट समझ लो. एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. होम रन क्या होता है? होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल. बेसबॉल में एक गेम होता है बेसबॉल करके, ठीक है. उसमें क्या होता है, मतलब आपको गोल करना होता है, तो उसे होम रन बोलते हैं. तो वो होम रन जैसे कि ऐसे लगता है, मान लो कि इतनी छोटी आपने पहली बार इतनी छोटी एज में होम रन ले लिया, उस टाइप की अचीवमेंट है जिस तरह की रॉबर्ट एच एब्राइट और उनके रूममेट को मिली थी. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields. अगर हम रिचर्ड की बात करें तो रिचर्ड के लिए ये पहली बार होगा इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब एक लंबी चैन है किस चीज़ की? अचीवमेंट की, साइंस में और अदर फील्ड्स में. तो उन चैन में से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्हें ये जो
अचीवमेंट मिली थी। उसके आगे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स उनको मिलती रही साइंस और अदर फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब किससे शुरू हुआ था? बटरफ्लाई से। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। एब्राइट जो थे ये ओनली चाइल्ड थे, अकेले बेटे थे अपने पेरेंट्स के, और वो कहाँ पर पले बड़े थे? पेनिसिल्वेनिया में एक सिटी थी नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग इज़ द नेम ऑफ द सिटी। ओके, देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। और वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे पास करने के लिए। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। अब क्योंकि वो अकेले थे, अपनी फैमिली में भी आसपास भी उनके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो कहते हैं कि अब मैं अकेला तो खेल नहीं सकता था फुटबॉल और बेसबॉल की एक टीम हो जिसमें मैं अकेला ही हूँ, तो वो नहीं खेल पाते थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो वो कर सकते थे, और वो क्या था? चीज़ें इकट्ठी करना। सो ही डिड, और उन्होंने वैसा ही किया। एंड डिड ही एवर, जो कि हमेशा वो करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब वो केजी से ही मतलब शुरू हो गए थे। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। एब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू कर दिया था विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी पूरे निश्चय के साथ जो कि मार्क करती थी, दिखाती थी उनकी बाकी एक्टिविटीज़ को भी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर भी कलेक्ट करना शुरू किए। फॉसिल्स, फॉसिल्स भी इकट्ठी करते थे। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो होते हैं वो भी इकट्ठा करते थे, और कॉइन्स इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, ऑल नाइट। वो इतने ज़्यादा मतलब उनमें एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप से जो देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको देखने का शौक था, और कभी कभी तो वो क्या करते थे? पूरी रात तारों को देखते रहते थे। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. पहले फ्रॉम द फर्स्ट मतलब पहले से बार क्या हुआ, मतलब पहले से ही था उनको, एक तो उनका दिमाग बहुत ब्राइट था, माइंड ब्राइट था, उसके साथ साथ उनमें जो क्रियोसिटी थी, ड्राइविंग होता है मतलब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, तो उनको ब्राइट माइंड के साथ साथ उनकी जो क्रियोसिटी थी उसने उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी जो मदर थी उन्होंने भी उनको बहुत इनकरेज किया, जो उनका इंटरेस्ट था उसी में आगे बढ़ने के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उन्हें टेलीस्कोप्स दिलाए, माइक्रोस्कोप्स दिलाए, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स और अदर इक्विपमेंट दिलाए जो कि हेल्प करते थे उनकी बहुत सारी चीज़ों में। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उनकी मदर ने कहा कि मैं उनकी अकेली साथी थी स्कूल स्टार्ट होने तक, मतलब जब तक वो स्कूल में गए उससे पहले वो अपनी मदर के साथ ही खेलते थे। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद उनकी मदर कहती है कि मैं उनके फ्रेंड्स को घर पर बुलाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम एक साथ चीज़ें किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। रिची कहते हैं, वो उनकी मदर कहती है कि रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था जब से उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके फादर की डेथ कब हो गई थी? जब वो 3rd ग्रेड में थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उनका जो बेटा है वो हर रात डाइनिंग टेबल पर बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ नहीं करने को होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क नहीं कराती थी, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ सीखने वाली चीज़ें कराती थी। हिज मदर सेड, उनकी मदर ने कहा। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, उसे ये चीज़ें पसंद थी और वो करने, उसको वो क्या लगता था? सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसे स्कूल में टॉप ग्रेड्स मिलते थे, बहुत सबसे अच्छे नंबर मिलते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। ऑन एवरी डे थिंग्स मतलब जो रोज़ की चीज़ें होती है वो बाकी बच्चों की ही तरह था, जो रोज़ के काम, जो रोज़ की चीज़ें करनी होती थी वो बाकी बच्चों की तरह करता था।
By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब देखिए उन्होंने केजी से बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो कहती है जब तक वो सेकेंड ग्रेड में आए तब तक एब्राइट ने सारी 25 स्पीशीज़ जो थी बटरफ्लाई की उनके होम टाउन में जो मिलती थी वो सारी कलेक्ट कर ली थी। अब देखिए ये आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें 25 स्पीशीज़ जो थी उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। अब रिचर्ड एब्राइट कहते हैं तो शायद वो ही जो चीज़ थी, मतलब जो बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी सारी 25 स्पीशीज़ जो बटरफ्लाइज की कलेक्ट हो चुकी थी, कहते शायद वो मेरा वहाँ पर एंड हो गया था मेरा बटरफ्लाई कलेक्ट करने का। अब उसके बाद वो क्या करते, जब सारी उन्होंने कलेक्ट कर ही ली थी तो वो कहते हैं वहाँ पर बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो गया था मेरा। बट देन माई मदर गॉट मी ए चाइल्ड्स बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। कहते हैं लेकिन मेरी मदर उसके बाद मेरे लिए एक बच्चों के लिए चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की बुक लेकर आई जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की टाइप होती है, तो उस वो बुक लेकर आई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। वो आगे कहते हैं कि इस बुक ने जो कि बताया जिसने कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो कैसे माइग्रेट करती है, कैसे जाती हैं सेंट्रल अमेरिका में, उसने साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए एक ऐसे यंग कलेक्टर के लिए, एक ऐसे छोटे कलेक्टर होते हैं जिन्हें चीज़ें इकट्ठी करने का शौक होता है, एक ऐसे कलेक्टर के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ईगर था, जिसमें जानने की इच्छा थी, उसके लिए एक नया साइंस की दुनिया ही खोल दी। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. क्या कहते हैं कि बुक के जहाँ पे बुक मतलब ख़त्म हो रही थी, रीडर्स जो उस बुक्स के रीडर्स थे, पढ़ने वाले थे, उनको इनवाइट किया गया था कि बटरफ्लाई माइग्रेशन की जो स्टडी है उसमें हेल्प करने के लिए। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick Urquhart of the University of Toronto, Canada. तो उन जो रीडर्स थे उनको कहा गया था कि बटरफ्लाइज को क्या करना है, टैग करना है। टैग मतलब उनके ऊपर स्टिकर्स होते छोटे छोटे से, वो चिपका देने हैं डेट्स लिख के, ठीक है। और ये रिसर्च कौन कर रहा था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में थे, ठीक है। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarch. अब क्या कहते हैं कि उनकी मदर ने डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखा और जल्दी ही एब्राइट क्या करने लग गए थे, जो वो बहुत ही लाइट वेट की क्या होती थी, एक अडेसिव होते हैं चिपकाने वाले टैग्स जो होते हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाई की विंग्स पर चिपकाने लग गए थे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. जिस किसी को भी वो टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती थी उसे कहा गया था कि वो उस टैग को डॉक्टर उर्कुहार्ट को भेजे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 इन द लेट समर। अब बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न था रीडिंग जहाँ वो रहते थे वो लेट समर के लास्ट 6 वीक ही होता था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके पकड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज एब्राइट फॉर टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो एब्राइट के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, उसको बड़ा करना था। तो देखिए उन्होंने क्या शुरू किया था, टैग लगाना शुरू कर दिया था बटरफ्लाइज पे टैग लगाने का मतलब जैसे उन्होंने एक मोनार्क बटरफ्लाई पे टैग लगा दिया, फिर वो बटरफ्लाई उड़ के चली गई। अब जिस बंदे को वो मिलेगी वो देख लेगा कि वो इस डेट से ये बटरफ्लाई चली थी यहाँ से, और इस डेट, आज क्या डेट है जब उसने वो बटरफ्लाई पकड़ी है, तब तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया। तो वो ये माइग्रेटिंग सिस्टम देख रहे थे कि वो कितना टाइम लगाती है पहुंचने के लिए दूसरी जगह पर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बटरफ्लाइज के ग्रुप को क्या किया, रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है।
ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उन्होंने एक फीमेल मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसे कैच किया, टेक हर एग्स, उसके एग लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसको अपने बेसमेंट में बड़ा होने दिया उन एग्स को, क्या होता है उसके बाद, और फिर उनका लाइफ साइकिल देखा, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से क्या बनता है आप सबने पढ़ा हुआ है ना, ये स्टडीज़ की है आई होप, कि एग से पहले क्या बनता है कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल जो बटरफ्लाई का होता है, उन्होंने अपने बेसमेंट में बटरफ्लाई कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो, उसके बाद वो क्या करते थे, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते थे उन पे टैग कर देते थे उनको और उन्हें जाने देते थे। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. कहते हैं कि कई सालों तक जो उनका बेसमेंट था उनके घर का, वो हज़ारों मोनार्क बटरफ्लाई के डिफरेंट स्टेजेस को डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस थी उनको दिखाता था। मतलब उनके बेसमेंट में मतलब कोई बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स थी, ठीक है, कोई कैटरपिलर की फॉर्म में थी, कोई प्यूपा की फॉर्म में थी, कोई एडल्ट बटरफ्लाई थी, कोई सिर्फ एग्स थे, तो सारी जो स्टेजेस की थी वो सब वहाँ पर देखने को मिलती थी। अब इसमें आपकी बुक में टेबल दे रखी है जिसमें मतलब लास्ट 6 वीक्स में जो जो बटरफ्लाईज वहाँ पर पकड़ सकते थे आप, वो दे रखी हैं, ठीक है। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। अब उसके बाद रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को टैग करने में वो भी ख़त्म हो गया। इट्स अ टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं बहुत ही टेडियस मतलब बहुत ही थकाने वाला काम था और ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था इसका। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जितना भी टाइम मैंने इसे किया, ही लाफ्ड, वो हंसते हुए कहते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रीकैप्चर्ड। सिर्फ इतनी सारी बटरफ्लाइज उन्होंने टैग की थी और कहते हैं सिर्फ 2 ही ऐसी बटरफ्लाइज थी जिन्हें वापस से पकड़ा गया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, जहाँ वो रहते थे उससे सिर्फ 75 माइल्स ही दूर जा पाई थी। मतलब इट इज़ नॉट ईजी टास्क कि वही बटरफ्लाई आप कोई और पकड़ सके, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो था मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होता गया क्योंकि मैंने इतनी बटरफ्लाइज टैग की थी, उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई को दोबारा पकड़ा गया था जो कि सिर्फ 75 माइल्स तक जा पाई थी। तो इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था बटरफ्लाइज की टैगिंग में। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब वो क्या कहते हैं, जब वो 7th ग्रेड में थे तब उन्हें एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या होती है, जब उन्होंने काउंटी जो उनके रीजन का जो साइंस फेयर था उसमें एंट्री ली और वो लॉस्ट, हार गए थे। It was really a sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won something, Ebright said. Ebright कहते हैं वो सच में एक सैड फीलिंग थी वहाँ पर वैसे खाली बैठना, कुछ ना मिलना, जबकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई प्राइज़ मिल रहा था, वो जीते थे। His entry was slides of frog tissues. उन्होंने क्या उस कंपटीशन में क्या बनाया था, फ्रॉग्स की जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्लाइड्स बनाई थी, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने दिखाई थी एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने रियलाइज़ किया जो विनर्स थे उन्होंने रियल लाइफ पे एक्सपेरिमेंट्स बनाए थे, सिर्फ ये नहीं कि उनके जो सिंपली उनको दिखा दिया, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने रियल लाइफ पे रियली एक्सपेरिमेंट्स किए थे। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. और अब जो competitive spirit थी रिचर्ड एब्राइट में वो नज़र आने लग गई थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. कहता है मुझे पता चल गया था मुझे अगले साल के लिए एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। The subject I knew most was the insect work I had been doing in the past several years. कहते जिस सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से जानता था वो था इंसेक्ट्स के ऊपर काम करना, जिस पे मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा था।
So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखा कि वो कुछ आइडियाज़ दे उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उनको बाद में बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक ऑफ मतलब बहुत सारे, और उनको वापस में बहुत सारे सजेशंस मिले अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. दोज केप्ट a bright busy all through high school and led to prize project in county and international school fairs. अब ये जो आइडियाज़ उन्हें मिले थे एक्सपेरिमेंट ने, वो एक्सपेरिमेंट के लिए वो क्या कहते हैं, इन्होंने एब्राइट को बिज़ी रखा. मतलब जितना टाइम वो हाई स्कूल में रहे उतने टाइम वो बिज़ी रहे अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, जिसने इनकी वजह से उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते, जो कि काउंटी उनके रीजन के थे. जो साइंस फेयर थे उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उनको प्राइज़ मिले, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उन्हें प्राइज़ मिले. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो 8th ग्रेड में थे तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, एब्राइट ने कोशिश करी रीज़न फाइंड आउट करने का कि वो उस वायरल डिजीज़ का जो कि सारे मोनार्क बटरफ्लाइज जो कैटरपिलर की पोजीशन में होते हैं उसमें उस टाइम पे हर साल बहुत सारे कैटरपिलर मोनार्क को वो जो डिजीज़ है जो वायरल है उससे वो मर जाती थी. तो उस रीज़न को उसका कॉज फाइंड आउट करने का वो प्रोजेक्ट था 8th ग्रेड में जो इन्होंने किया था. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. एब्राइट को लग रहा था कि ये जो डिजीज़ है ये किससे फैल रही है, बीटल होता है एक टाइप का इंसेक्ट होता है, राइट. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. अब उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को बीटल्स के सामने, बीटल्स की प्रेजेंस में ही बड़ा होने दिया. मतलब उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने कैटरपिलर्स रखे हुए थे वहीं पर उन्होंने बीटल्स भी रख दिए. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. अब वो कहते हैं कि मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं देखने को मिला, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. लेकिन वो कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने यही चीज़ दिखाई कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है. दिस टाइम आई वन. और इस बार मैं जीत गया था क्योंकि इस बार उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, राइट. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क. अगले साल जो साइंस फेयर में उनका प्रोजेक्ट था वो इस टेस्टिंग पे था कि जो वाइसराय बटरफ्लाई है, वाइसराय इज़ अगेन स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की जो कि कॉपी करती हैं, किसको कॉपी करती है, मोनार्क मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई है. तो वो जो वाइसराय बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं. ये उन्होंने टेस्टिंग ये दिखाया था अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में. द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. अब देखिए बर्ड्स जो होते हैं वो बटरफ्लाइज को खा जाते हैं. तो अपनी थ्योरी में उन्होंने ये दिखाया था कि जो वाइसराय है जो क्या करती है, लुक लाइक मोनार्क. अब ये जो वाइसराय है वो क्या करती हैं, ये मतलब मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखती हैं. मतलब वो अपने आप को वैसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो मोनार्क बटरफ्लाई हो, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो खाने में टेस्टी नहीं है बट बर्ड्स के लिए. तो वाइसराय ऑन द अदर एंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि वाइसराय बटरफ्लाइज जो हैं बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती हैं खाने में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखेंगे उतना ज़्यादा उनके पास चांसेस होंगे कि वो बर्ड्स का डिनर ना बने, राइट. तो अब इसमें देखिए आपके यहाँ पर इमेज भी दिखा रखी है. जो ऊपर वाली है वो मोनार्क बटरफ्लाई है और नीचे जो है वो वाइसराय बटरफ्लाई है. तो इन दोनों की देखिए इमेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. देखिए एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि देखिए कि भाई जो बर्ड्स है वो मोनार्क खाते हैं क्या. ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. स्टार्लिंग इज़ अ बर्ड. तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये दिखाया कि जो वो स्टार्लिंग बर्ड है वो ऑर्डिनरी लाइक वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. जो ऑर्डिनरी जो कॉमन बर्ड्स होते हैं उनकी तरह स्टार्लिंग बर्ड खाना नहीं खाता है.
इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, उससे जितनी मोनार्क बटरफ्लाइज मिलती है वो सारी खा लेता है. Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. एब्राइट ने बाद में कहा कि जो उनकी बाद की रिसर्च है और लोगों ने भी दिखाया कि जो वायसराय है वो क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो वायसराय है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करते हैं, ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस मिला उसको, और जो ओवरऑल जो उनका काउंटी साइंस फेयर था उसमें उन्हें थर्ड पोजीशन मिली. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट जो है उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी थी, जो कि कहाँ तक पहुँची, उन्होंने एक डिस्कवरी करी एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन्स के ऊपर. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और इनडायरेक्टली उनकी ये जो डिस्कवरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, थ्योरी के ऊपर लाइफ ऑफ सेल, जो कि सेल्स की लाइफ के बारे में बताती थी. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, और जो आंसर करने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था, क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा. तो जो मोनार्क प्यूपा जो बटरफ्लाई है उसकी एक स्टेज होती है प्यूपा, तो उनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स बने हुए होते हैं तो उनका क्या पर्पस होता है, ये उन्होंने डिस्कवरी की थी. एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. हर कोई यही मानता था कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, जस्ट ऑर्नामेंटल है. ऑर्नामेंटल होता है मतलब जो डिज़ाइंस होते हैं दिखाने के लिए, मतलब जो डिज़ाइनर ज्वेलरीज वगैरह होती हैं तो वो कहते हैं कि एक डिज़ाइन ही है. एब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट. एब्राइट कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर उर्कुहार्ट जो थे वो ऐसा नहीं मानते थे. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for butterflies full development. अब इसी रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए ब्राइट और उनके साथ एक और जो एक्सीलेंट स्टूडेंट थे साइंस के, उन्होंने पहले क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि शो करती थी, दिखाती थी द स्पोर्ट्स दैट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, उस स्पोर्ट्स को जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती थी, और वो हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए, फुल ग्रोथ के लिए. वो बटरफ्लाइज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे, उनके बारे में उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाया काउंटी फेयर में, और उनको इस प्रोजेक्ट से एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर ये जो उनका प्रोजेक्ट था जूलॉजी में थर्ड प्लेस पे आ गया था. ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. अब क्योंकि साइंस फेयर में जो भी प्रोजेक्ट्स, विनिंग प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, तो उनको सिर्फ ये नहीं है कि आप एक प्राइज़ मिला करता था, बल्कि उनको जो है आगे अपने वर्क्स पे रिसर्च करने के लिए उनको प्रॉपर लेबोरेटरी में मतलब वो किया, उनके रिसर्च को काम करने के लिए परमिशन दी जाती थी. तो इस तरह से उनको ये भी एक उन साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च का, अगर उनको अपना रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए लेबोरेटरी मिल जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर देम. सो इस तरह की अचीवमेंट्स जो थी रिचर्ड एब्राइट को मिली, और उनको भी एक चांस मिला कि वो अपनी समर जो है एक एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, ऐसी मतलब लेबोरेटरी थी जो कि क्या करती थी, इंसेक्ट से रिलेटेड जो उनकी रिसर्च होती थी उस पे वर्क किया करती थी. और ये लेबोरेटरी कहाँ की थी, वाटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. हाई स्कूल में जूनियर फर्स्ट ईयर जो उनका था उसमें रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यू किया उनके एडवांस एक्सपेरिमेंट्स पे, जो कि किस पे थे, मोनार्क बटरफ्लाई की प्यूपा कंडीशन पे थे. दिस ईयर
that year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. इस साल भी मतलब उनका जो प्रोजेक्ट था उसे फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उन्हें एक और चांस मिला कहाँ पर काम करने के लिए, इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग समर. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और अपने फाइनल ईयर में वो एक स्टेप आगे बढ़े. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब कहते हैं कि उनका जो उन्होंने किस पे वर्क किया इस बारी, ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को ग्रो किया एक मोनार्क के विंग्स में, फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स, मोनार्क के विंग से, इन अ कल्चर. कल्चर क्या होता है, जहाँ पर एक मेंटेन टेम्परेचर होता है जिस लेबोरेटरी में, उसमें काम करना. तो उसमें उन्होंने सेल को ग्रो किया और दिखाया कि जो सेल है वो ग्रो करते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में, तभी ग्रो करते हैं अगर उन्हें जो है जो गोल्ड स्पॉट्स हैं उनसे प्रॉपर हार्मोन मिले. तो मतलब वो उन्होंने ये दिखाया कि जो बटरफ्लाई जो है एक नॉर्मली ग्रो करती है, वो उनके जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उससे उन्हें एक हार्मोन मिलता है जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है. तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने नेक्स्ट रेस पे वर्क किया था. दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. और ये जो उनका प्रोजेक्ट था उनका जूलॉजी में जो कि इंटरनेशनल फेयर पे था, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और उसके बाद उन्हें कहाँ पर समर में कहाँ पर काम करने का मौका मिला, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में और जो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था उसकी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला था. द फॉलोइंग समर, आने वाली समर में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और उसमें जो फर्स्ट ईयर था, फ्रेशमैन ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर था, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. Ebright वापस से गए डिपार्टमेंट लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थे वहाँ पर उन्होंने दोबारा से अपने जो वो गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन्स पे वर्क कर रहे थे उसी पे उन्होंने और वर्क किया लेबोरेटरी के जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके थ्रू. और उसके बाद उन्होंने पहचाना हार्मोन्स के स्पेशल जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको उन्होंने डिस्कवर किया. अ ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने पहले साल में ही जो उनका कॉलेज का था उसमें, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. एब्राइट को उनकी एक नई जो थ्योरी थी सेल लाइफ के ऊपर उसका आइडिया मिल गया था अपने जूनियर ईयर में ही. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. ये आइडिया उन्हें कब मिला, जब वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे देख रहे थे तब उन्हें वो आइडिया मिला. व्हेन ही सॉ दीज फोटोज, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. जब वो फोटो देख रहे थे एब्राइट ऐसे जोर से नहीं चिल्लाए यूरेका. यूरेका क्या होता है, यूरेका जैसे अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ. एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, जिन्होंने मतलब जब भी वो कोई न्यू डिस्कवरी करते थे तो वो बोलते थे यूरेका. तो कहते हैं कि लेकिन एब्राइट ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही वो ऐसे चिल्लाए कि येस फाइनली आई हैव गॉट इट. But he believed that along with his findings about insects hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. वो कहते हैं कि जो वो इंसेक्ट्स के हार्मोन्स के ऊपर जो फाइंड आउट कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उसके साथ साथ उन फोटोज़ ने उन्हें आंसर किए. किस चीज़ के आंसर किए, जो बायोलॉजी के पजल थे, जो चीज़ें बायोलॉजी की ऐसी थी जिनके मतलब आंसर्स ढूंढे जा रहे थे, उन फोटोज़ ने रिचर्ड एब्राइट को मतलब उनके आंसर्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प की. और वो पजल्स क्या थे, क्या क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. क्वेश्चन था कि वो जो सेल्स होते हैं वो DNA की पहचान कैसे कर लेते हैं. अब DNA क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा बायोलॉजी में अपना,
मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, ब्लूप्रिंट एक डिज़ाइन करना किसी प्लान को, राइट। और डीएनए क्या होता है, डीएनए मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। किसी भी मतलब किसी प्लांट, किसी एनिमल के उस केमिकल के बारे में जो कि ये दिखाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो वो कहते हैं कि सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, जो सेल है वो जो डीएनए के बारे में उसे पता चल सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए न्यूक्लियस की सेल में वो चीज़ है जिससे हेरिडिटी का पता चलता है, मतलब वो किस उसको बिलोंग करती है, हेरिडिटी को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, उस सेल का फॉर्म और किस तरह से बना है और उसके फॉर्म और फंक्शन को बताता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, लाइफ के बारे में पूरा डिज़ाइन कर देते हैं कि मतलब किस तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से इसका बिहेवियर होने वाला है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of the molecules to show how it could happen. एब्राइट और उनके कॉलेज के जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरी रात वर्क किया इस पे, ड्राइंग, पिक्चर्स बनाई और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए इन मॉलिक्यूल्स पे, ये दिखाने के लिए कि आखिर ये होता कैसे है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन्होंने अपने इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको पेपर पे भी लिखा और पूरी थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. जो लोग एब्राइट को जानते थे उनको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ कि रिचर्ड एब्राइट जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर में, और उनकी जो क्लास थी 1510 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, और उसमें उन्हें सेकेंड प्लेस पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और एब्राइट जो थे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरीज, जहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए अपनी थ्योरीज़ के ऊपर। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही प्रूफ हो जाती, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता किस चीज़ को समझने के लिए, जो लाइफ का प्रोसेस है उसको। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज, और जो वो रिसर्च कर रहे थे उससे शायद ये नए आइडियाज़ भी मिल जाते कि जो कैंसर है और जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके भी आइडियाज़ मिल सकते थे। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उनकी हाई स्कूल की रिसर्च जो कि किस पर थी, मोनार्क प्यूपा के गोल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर थी, वो जो है उनको इवेंचुअली लेड हिम, लेकर गई कहाँ पर, टू हिज थ्योरी, कि उनकी थ्योरी के ऊपर जो कि सेल्स की लाइफ के ऊपर जो थ्योरी थी, उस मोनार्क की गोल्ड स्पोर्ट्स की जो रिसर्च था, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था, वो उनको सेल लाइफ पे रिसर्च करने तक ले गई। मतलब वहाँ से उनका करियर जो शुरू हुआ था और आखिरकार मतलब वो सेल्स के ऊपर उन्होंने लाइफ में जो सेल्स का जो वर्क होता है उस तक पहुँचाया उस एक सिंपल थ्योरी ने। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन इतना डीपली भी नहीं था कि उन्होंने बाकी इंटरेस्ट की तरफ टाइम ही ना हो उनके लिए। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन, डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। एब्राइट जो थे वो क्या बने थे, एक चैम्पियन बने थे, डिबेटर जो डिबेट करते हैं उसमें, एक पब्लिक स्पीकर बने और गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट एक लाइट वेट की बोट होती है, वो उसे भी चलाते थे, पैडलिंग करते थे, और जितने भी आउटडोर जैसे होते हैं एक ऑलराउंडर पर्सन थे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे जो कि पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक जो एग्जीबिशंस होती है उनकी फ़ोटोज़ लेते थे।
इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। ए स्टूडेंट मीन जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं। तो हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बहुत ही टॉप के, बहुत ही जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। अब क्योंकि उनके लिए सीखना बहुत आसान काम था, उन्होंने अपनी एनर्जी जो थी किस में लगाई, डिबेटिंग में और जो यूनाइटेड नेशन क्लब्स थे उनके मॉडल्स में। He also found someone to admire, Richard A. Wehrer, his social studies teacher and advisor to both clubs. उन्हें एक एडमायरर भी था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, जिसकी आप बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो आपके लिए एक आइडल होता है, उनके लिए वो भी एक थे। कौन था? रिचर्ड ए वेयर, जो कि उनके एसएसटी के टीचर्स थे। वो एक एडवाइज़र थे दोनों क्लब्स में, जो डिबेटिंग क्लब और जो उनका यूनाइटेड नेशन क्लब था, उन दोनों के वो एडवाइज़र भी थे, जिनको रिचर्ड एब्राइट बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा मिस्टर वेयर उस टाइम मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, जिन्होंने मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ खोले। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। मिस्टर वेयर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे हर एक चीज़ में। वट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती थी वो ये थी कि ये पर्सन जो कि 3 से 4 घंटे रात को डिबेट रिसर्च किया करता था, जो कि उसके रिसर्च बटरफ्लाइज और जो उसके बाकी के रिसर्च थे उनके अलावा, मतलब वो डिबेट पे भी रिसर्च करता था। तो मिस्टर वेयर कहते ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती थी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कॉन्टिन्यूड। आगे वो बताते हैं कि रिचर्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, मतलब उनमें कॉम्पिटिशन की फीलिंग थी, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ऐसा नहीं है कि मतलब बुरी सेंस में नहीं था वो कंपटीशन वाली फीलिंग। ही एक्सप्लेन, वो बताते हैं, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। मतलब वो ये कहते हैं कि रिचर्ड को इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि उन्हें बस जीतना ही है, और विनिंग टू गेट ए प्राइज़, या फिर उन्हें कोई प्राइज़ लेना है इसलिए उन्हें जीतना है। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। बल्कि वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो जो भी काम करते थे वो चाहते थे कि वो बेस्ट हो, इसीलिए वो विनिंग स्पिरिट थी और उस काम में परफेक्शन लाना चाहते थे, इसीलिए उनमें हमेशा कॉम्पिटिटिव फीलिंग रही है। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और अगर सही रीजन्स देखे जाए तो वो चाहते थे कि वो हमेशा बेस्ट काम करें। अब किसी कंपटीशन को हम तभी जीत सकते हैं अगर हम उस काम को बहुत ही बेस्ट तरीके से करें, राइट। तो वो मिस्टर वेयर कहते हैं यही रीज़न था कि रिचर्ड में भी कॉम्पिटिटिव फीलिंग थी, क्योंकि वो हर एक काम को बेस्ट तरीके से करना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग अ साइंटिस्ट। और यही एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, एक बेसिक चीज़ है जो कि साइंटिस्ट को बनने के लिए होनी चाहिए। हर एक चीज़ को मतलब परफेक्शन से करना। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। अब वो क्या कहते हैं कि शुरुआत में तो स्टार्ट किससे करना है? फर्स्ट रेट माइंड, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंसी वाला माइंड। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें ऐड करो, क्यूरियोसिटी, उस चीज़ को और ज़्यादा जानने की इच्छा, और इनको अगर हम मिक्स कर दें टू विन द राइट रीज़न, और राइट रीजन्स देकर विन करने की उसमें, तो हम एक साइंटिस्ट बना सकते हैं इन चीज़ों से। इन फर्स्ट रेट का माइंड, इंटेलिजेंट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और विनिंग स्पिरिट होनी चाहिए राइट रीजन्स के लिए, सही कारणों के लिए, तभी एक साइंटिस्ट बन सकता है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उस टाइम से, जब से उन्होंने वो बुक जो थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने साइंस वर्ल्ड ओपन कर दी थी उनके लिए, तब से रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक वर्ल्ड में जो क्यूरियोसिटी थी उसे ख़त्म नहीं होने दिया था। So student, this was your chapter, The Making of a Scientist. I hope you all must have understood. Thank you.